नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां भारत के व्यापार पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त दौड़ शुरू हुई थी। एक ऐसी दौड़ जिसने आने वाली कई सदियों के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आइए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल उठता है कि ये शक्तियां थी कौन। देखिए, ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी। ये वर्चस्व की, खोज की और एक ऐसी जबरदस्त होड़ की कहानी थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। जैसे ही भारत के धन और यहाँ के मसालों की कहानियां यूरोप पहुंची ना, तो बस एक के बाद एक कई देश इस दौड़ में शामिल होने के लिए बेचैन हो उठे। ये कोई एक कंपनी नहीं थी, बल्कि कई राष्ट्र थे जो इस नए मौके पर अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। जरा देखिए मैदान में कौन कौन उतर रहा था। पुर्तगालियों से लेकर फ्रांसीसियों तक लगभग 150 सालों के दौरान कई बड़े खिलाड़ी भारत पहुंचे। ये एक धीमी लेकिन लगातार तेज होती दौड़ थी जिसमें हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता था। आइए इसे एक टाइमलाइन पर देखते हैं, इससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। सिलसिला शुरू हुआ 1498 में पुर्तगालियों के आने से। फिर देखिए लगभग 100 साल बाद 1599 में अंग्रेज आए और उसके ठीक 3 साल बाद ही 1602 में डच भी आ गए। इससे पता चलता है कि 17वीं सदी की शुरुआत होते होते मुकाबला कितना कड़ा हो गया था। अब इन सभी ताकतों में से चलिए एक पर थोड़ा जूम इन करते हैं, डच। उनकी कहानी समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें यह पता चलेगा कि कैसे व्यापार करने आई कंपनियां धीरे धीरे भारत में इतनी बड़ी ताकत बन गई। तो सबसे पहली और जरूरी बात, डच यहां आने वाले पहले नहीं थे। वो असल में पुर्तगालियों के नक्शे कदम पर चल रहे थे। साल था 1596 जब कॉर्नेलियस डी हाउटमैन नाम का पहला डच नाविक भारत पहुंचा। बस यहीं से भविष्य की घटनाओं का रास्ता खुल गया। इस साल को याद रखना जरूरी है। 1602 ये वो साल है जब डच लोगों ने अपने बिखरे हुए प्रयासों को एक साथ जोड़ा और एक ऐसी कंपनी बनाई जो इतिहास की सबसे शक्तिशाली व्यापारिक ताकतों में से एक बनने वाली थी। इसका औपचारिक नाम था वेरेनिगडे ओस्ट इंडिशे कंपनी, या जिसे हम वीओसी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि डच सरकार से मिले अधिकारों का एक प्रतीक था। सोचिए, उन्हें युद्ध छेड़ने, संधियां करने और यहां तक कि कॉलोनियां बसाने का भी अधिकार था। तो वीओसी बनने के बाद भारत में उनका सफर कैसा रहा, वो कैसे आगे बढ़े, आइए उनके मुख्य पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 1596 में पहला संपर्क होता है और सिर्फ 9 साल के अंदर 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना भी लगा दिया। उस जमाने में ये कारखाने सिर्फ चीजें बनाने के जगह नहीं थे, बल्कि व्यापार और प्रशासन के बड़े सेंटर हुआ करते थे। और यहीं से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। और उनका सबसे बड़ा आर्थिक योगदान यही था। डचों ने भारतीय कपड़े की असली ताकत को पहचाना और इसे एक ग्लोबल इंडस्ट्री में बदल दिया। उन्हीं की वजह से भारत दुनिया भर में कपड़ा निर्यात का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब एक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसका दूसरी ताकतों से टकराना तय होता है। डचों की ये आर्थिक सफलता ही उन्हें सीधे उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी अंग्रेजों के सामने ले आई। ये साल डचों के भारतीय सफर का टर्निंग पॉइंट था, 1759। इस साल एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने भारत में उनके भविष्य का फैसला कर दिया। ये टकराव सीधा सीधा दो बड़ी कंपनियों के बीच था जो कुछ ही सालों के फर्क से भारत आई थी। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दूसरी तरफ डचों की वीओसी। तो बेदरा की लड़ाई में हुआ ये कि डचों ने बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को खत्म कर देना चाहता था। और इस पूरी लड़ाई का नतीजा सिर्फ एक चीज पर टिका था, किसकी नौसेना ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में यही फैसला कुन साबित हुआ। अंग्रेजों की नौसेना कहीं बेहतर थी और उन्होंने डचों को हरा दिया। इस हार का मतलब था कि भारत में डच साम्राज्य का सपना लगभग खत्म हो चुका था। तो इस लड़ाई के बाद डचों की कहानी का अंजाम क्या हुआ, चलिए उनके इस पूरे सफर के उत्थान और पतन को एक साथ देखते हैं। तो कुल मिला के उनकी कहानी क्या थी? वो आए, उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया, लेकिन आखिर में एक ज्यादा मजबूत प्रतिद्वंद्वी से हार गए। उनकी हार ने मैदान को एक ही यूरोपीय शक्ति के लिए लगभग साफ कर दिया। और यही आज का हमारा आखिरी सवाल है। जब एक बड़ा यूरोपीय कॉम्पिटिटर रास्ते से हट गया
तो क्या इससे अंग्रेजों के लिए भारत पर अपना पूरा नियंत्रण बनाना आसान हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत के औपनिवेशिक इतिहास की और गहरी समझ की तरफ ले जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।